हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी की तरफ बहुत सारे किसान जो हैं वो मार्च कर रहे हैं। बहुत सारे किसान खासतौर पे पंजाब से और हरियाणा से राजधानी दिल्ली की ओर चल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने के तमाम प्रबंध किए गए हैं। वहां पर सेना सारे सीमाओं को सील कर दिया गया है, सेना तैनात की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर धारा 144 लगाई गई है, लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस इस बात के पूरे प्रयास में है कि किसी भी तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी किसान हैं ये राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। निश्चित तौर पे सरकार को 2020-2021 का अनुभव याद होगा, जब किसानों को प्रदर्शन से रोकने के कारण ये प्रदर्शन जो है वो और लंबे हो गए थे और जटिल हो गए थे। और आखिरकार सरकार को जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी, जिन्हें किसान काले कानून बुला रहे थे, लेकिन सरकार का ये कहना था कि ये कानून जो है ये कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं, उन कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था। यानी कि विरोध के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। तो इस बार किसान जो है, हालांकि ये वाला जो एक प्रदर्शन है ये थोड़ा अलग तरह का है, अलग गुट अलग संगठन इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और इनकी मांगे भी थोड़ी सी अलग तरह की हैं। तो आज के इस वीडियो में अगले 15 मिनट में हम ये चर्चा करेंगे संक्षेप में एकदम कि आखिरकार ये किसान क्या मांग रहे हैं, इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। बहुत सारी मांगे ऐसे हैं जो गुट मांगते हैं, किसान मांगते हैं, लेकिन वो प्रमुख नहीं होती। इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे और जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार, इस बात की कितनी संभावना है कि सरकार जो है, क्योंकि सरकार निरंतर इनसे बातचीत वार्ता कर रही है, कि सरकार उन मांगों को मान सकती है। इस बात की कितनी संभावना है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस पर पहुंचने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है उस पर बसंत पंचमी के लिए सेल लगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 14 फरवरी के दिन जब वैलेंटाइन डे भी है, तब बसंत पंचमी का भी त्योहार है। और बसंत पंचमी के त्योहार पर AJ लाइव कोड लगा के आप हमारे P2I बैच से 22,499 रुपए में जुड़ सकते हैं। 22,500 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। आमतौर पर 25,000 रुपए का एक कोर्स होता है, तो 2,500 रुपए की 10% एकदम फ्लैट सेल यहां पर लगी है। 17 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे का बैच है। तुरंत आप इससे जुड़ जाइए। जो भी बच्चे, जो भी छात्र आप में से 2025, 2026, 2027 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए आदर्श कोर्स है। वो इस कोर्स से तुरंत जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सही से ट्रैक पर लेके आएं। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस बैच में आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी। और साथ के साथ अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली में बुलाएंगे। वहां पे हमारे कैंपस में आपको रखा जाएगा। आपका रहना खाना और ऑफलाइन तैयारी जो है आपकी पूरी तरह से निःशुल्क होगी। कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसी फीस के अंतर्गत आपको ये सब सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जो है ज्यादा ऑर्गेनाइज, ज्यादा समग्र रूप से आगे बढ़ाएं। चलिए अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जिसके कारण किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, किसानों की ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, जिनमें से कुछ मांगे जो हैं वो पिछली बार के विरोध से जुड़ी हुई हैं और पिछली बार के कुछ मांगे ऐसी हैं जो पिछली बार के विरोध से अलग हैं। सबसे प्रमुख मांग जो है किसानों की वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग। ठीक है, सबसे प्रमुख मांग जो है वो है MSP की मांग, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसा कि आपको याद होगा, पिछला वाला भी जो विरोध था 2020-2021 का, वहां पर भी किसान ये कह रहे थे कि सरकार हमको लिखकर इस बात की गारंटी दे, सरकार कानूनों में इस बात को शामिल कर ले कि MSP जो है वो नहीं घटाया जाएगा, MSP पूरी तरह से गारंटीड होगा, तो हम अपना विरोध वापस ले लेंगे। लेकिन सरकार जो है इसको लिखकर देने को तैयार नहीं थी। सरकार मौखिक आश्वासन दे रही थी कि हम MSP को नहीं हटाएंगे, लेकिन लिखकर देने को, वादा करने को सरकार तैयार नहीं थी। मांग इस बार भी वही है कि सरकार जो है ये तय करे, MSP को लेकर सरकार एक कानून बनाए। इस बार किसान ये कह रहे हैं कि MSP को लेकर सरकार एक कानून बनाए और MSP को कैलकुलेट करने के लिए भी जो MS स्वामीनाथन फॉर्मूला है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने एक फॉर्मूला दिया था MSP कैलकुलेट करने के लिए,
स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर आप एमएसपी को कैलकुलेट करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करें और उस आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। याद रखिए एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एक ऐसा दर होता है, एक ऐसा रेट होता है जिसकी सरकार किसानों को गारंटी देती है कि आपकी कितनी भी फसल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपसे खरीद लेंगे। यानी कि इससे क्या होता है, किसानों को एक सुरक्षा मिलती है कि भाई हम जो हैं हम कितनी भी फसल उगा लें, एक सर्टेन लेवल से कम, एक स्तर से कम दाम पे हमको नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी अगर कोई और ग्राहक हमको नहीं मिलेगा तो एमएसपी पे हम सरकार को ही बेच देंगे। तो सरकार जो खरीदारी करती है वो एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारा राशन इत्यादि की व्यवस्था जो है उसके लिए काम आता है। सरकार राज्यों को कई बार ये अनाज बेचती भी है और अन्य कई पर्पसेस में सरकार इसका प्रयोग करती है। तो सरकार अक्सर समय समय पर एमएसपी की घोषणा करती है, कई बार एमएसपी को परिवर्तित भी करती है। तो महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था एमएसपी के कैलकुलेशन का, जिसमें उन्होंने एक सिंपल सा एक लॉजिक बताया था कि किसान की खेती में जो लागत आ रही है उसका करीब करीब 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। बहुत ही मतलब उन्होंने कहा था कि लागत का 1.5 गुना जो है हमको एमएसपी बनाना चाहिए। एमएसपी को तय करना स्वामीनाथन साहब ये चाहते थे कि एमएसपी को तय करना राजनीतिक दलों और सरकार के विवेक पे ना छोड़ा जाए, इसका एक वैज्ञानिक फॉर्मूला बना दिया जाए कि भाई एमएसपी कैसे होगा। अगर हम तय कर लेते हैं, मान लो गेहूं को उगाने की जो कीमत है वो अगर मान लो 20 रुपए किलो आ रही है तो 30 रुपए किलो आपको एमएसपी फिक्स हो गया, ये अपने आप तय हो गया। अब कृषि में समस्या यह है कि लागत को तय करना एक मुश्किल काम है। लागत एक तो वो है जो आप निश्चित तौर पे बाजार से सामान खरीदते हो, जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया, जैसे बिजली हो गई, जैसे मान लीजिए पानी के लिए आप जो टैक्स दे रहे हो, ये सारी चीजें तो आपकी लागत हो गई। लेकिन इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूला में उन्होंने किसान का श्रम, किसान व परिवार का श्रम, कि भाई किसान और परिवार जो है वो अपनी जो मेहनत कर रहा है उसका श्रम जो है उसको भी कैलकुलेट किया था। इसके अलावा जो जमीन है, भूमि है, उसकी अवसर लागत, कि भाई अगर किसान जो है वहां पर खेती ना कर रहा होता तो कुछ और कर रहा होता, उससे भी किसान कुछ पैसे कमा सकता था। इन सभी चीजों को, इन दोनों चीजों को भी एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूला में लागत में शामिल किया गया है। और किसानों का यह कहना है कि अगर इसके आधार पर आप अगर ये क्लियर करेंगे, आप अगर ये स्पष्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप ये करेंगे, हाँ, तो अगर आप यहां पर अगर आप अपनी जो एमएसपी है उसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो एमएसपी जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। तो किसान जो है वो सरकार से कह रहे हैं कि आप एक कानून ही बना दीजिए कि एमएसपी जो है एक तो वो सुनिश्चित होगा, उसको कानूनी मान्यता होगी, और कानूनी मान्यता होने के साथ साथ निश्चित तौर पर हम ये भी तय करेंगे कि भाई जो एमएसपी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा वो इसके आधार पर तय किया जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात स्पष्ट है? इसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो ये उनकी पहली मांग है कि आप एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूला के आधार पर जो है एमएसपी को लेकर एक कानून बनाएं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, सरकार इस मांग को लेकर थोड़ी सी सहमी हुई, या फिर जिसको हम कह सकते हैं थोड़ी सी एकदम क्लियर नहीं है सरकार इस मांग को लेकर। क्योंकि यह बात आप समझ लीजिए कि 2024 के चुनाव के बाद जो कानून सरकार ने हटाए थे, 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे क्योंकि भारी विरोध हुआ था। या आप तय मानिए 2024 के चुनाव के बाद अगर सरकार दोबारा जीत कर आती है तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि ये कानून किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी शक्ल में ये कानून दोबारा लाए जाएंगे। और उन कानूनों में सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य ही ये था कि हम कृषि में निजी निवेश और निजी खरीदारी बढ़ाएं। तो अगर हम एमएसपी का सिस्टम लगाए रखेंगे तो फिर निश्चित तौर पे निजी जो निवेश है उसका ज्यादा लाभ होगा नहीं, निजी निवेशक जो है वो कृषि में आएगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि किसान शायद मुझे माल नहीं बेचेगा। तो सरकार एमएसपी को लेकर किसी भी तरह की कानूनी बाध्यता को बनाने से बच रही है। तो ये इस कारण से सरकार जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। हालांकि सरकार खुल के बात स्वीकार कर नहीं रही है, लेकिन सरकार जो है इस मामले को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। सरकार बहुत कीन नहीं है कि इस मांग को माना जाए। ठीक है,
तो ये पहली चीज हो गई। पहला और सबसे बड़ी मांग, मतलब ये ऐसी मांग है कि अगर सरकार इस मांग को मान ले तो बाकी मांगों पर किसान शायद समझौता कर भी लेंगे, लेकिन शायद ये वो मांग है जिस पर किसान अड़ गए हैं कि हमको ये मांग तो मनवानी ही है, ये मांग तो हमें किसानों सरकार से चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा किसानों का और मजदूरों की ऋण माफी, किसानों व कृषि मजदूरों की ऋण माफी, कि भाई जो भी ऋण इन पर चल रहे हैं, खास तौर पे गरीब किसान जो हैं, जहां पर कोई समस्या आई है वहां पर आप ऋण को माफ कर दें, ये उनकी पहली मांग है। इसके अलावा किसानों का भूमि अधिग्रहण को लेकर जो 2013 का कानून था, उसी कानून को फिर से लागू करना। यानी कि जैसा आप जानते हैं 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें बाद में संशोधन कर दिए गए थे और यह कहा गया था कि जनहित के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो जनहित की कोई परिभाषा दी नहीं गई थी, तो सरकार हर चीज को ही जनहित बता सकती है। तो ये 2013 भूमि अधिग्रहण में 2013 के कानून पर वापस जाना, 2013 का जो कानून था जो यूपीए सरकार लाई थी, 2013 के आधार पर ही जमीन का अधिग्रहण किया जाना चाहिए ताकि किसानों से उनकी जमीन न ली जाए अन्य कार्यों के लिए। इसके अलावा पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। बहुत सारे मुकदमे किसानों पर किए गए हैं, वो मामले जो हैं, वो मुकदमे जो हैं, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। और इसके अलावा लखीमपुर खीरी का जो मामला था, जहां आपको याद होगा कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र की गाड़ी से 4 किसानों की मृत्यु हो गई थी, यहां पर दंड दिया जाए। यहां पर जो भी अपराधी हैं जिन्होंने किसानों को मारा उनको दंड दिया जाए। और इसके अलावा पिछले बार के जो बुरा प्रदर्शन था उसमें मारे गए किसानों को मुआवजा दिया जाए, मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा। किसानों को तो नहीं मिल सकता, उनकी तो मौत हो गई, लेकिन किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तो ये ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार शायद सहमत हो सकती है कि भाई इन सारी चीजों पर सरकार शायद सहमति दे देगी। सरकार को सहमति देने में इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा किसान और कृषि मजदूर, उनके लिए पेंशन, किसान व कृषि मजदूर के लिए पेंशन व्यवस्था, 58 वर्ष से ऊपर के जैसे ही हो इनके लिए पेंशन की व्यवस्था, ये भी मेरे ख्याल से किसान सरकार जो है सरलता से कर देगी, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। सरकार एक योजना घोषित कर सकती है जिसके तहत इनको पेंशन की सुविधा दी जा सकती है। नरेगा के तहत जो दिन होते हैं, नरेगा के तहत दिन जो हैं वो नरेगा के तहत 200 दिन काम की गारंटी बजाय 100 दिन के, नरेगा के तहत 200 दिन काम की गारंटी दी जाए 100 दिन की बजाय, वर्तमान में ये 100 दिन है। नरेगा की वेज बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 2020 उसको वापस लिया जाए। उसमें क्या है कि बिजली की दर जो है वो केंद्रीय तरीके से निर्धारित होगी, यानी कि किसान जो आपस में लामबंदी करके राज्य सरकारों पर दबाव बनाकर अपने लिए जो दर कम करा पाते हैं वो दर जो है अब नहीं करा पाएंगे, केंद्रीय स्तर पे अब ये दर तय होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को वापस लिया जाए, ये भी किसानों की एक प्रमुख मांग है। एक और किसानों ने प्रमुख मांग जो करी है वो ये करी है कि भारत जो है वो WTO से निकल जाए। ये बड़ी हैरानी की मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि WTO, आपने अगर मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने समय समय पर आपको पढ़ाया है कि किस तरह से WTO का जो अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो सरकार के कृषि में सहयोग देने पर आपत्ति जताता है। वो ये कहता है कि सरकार जब कृषि में अपने किसानों को सहयोग देती है तो ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग चीज है, ये केवल अपने किसानों को सहायता देती है जिससे बाहर के दूसरे देशों के किसानों को नुकसान होता है। तो सरकार बहुत सारे कदम, बहुत सारी सुविधाएं इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि WTO उनकी अनुमति नहीं देता। तो किसानों ने यह मांग करी है कि भारत WTO से निकल जाए, WTO इत्यादि की भारत परवाह ना करे और कृषि के क्षेत्र में किसी भी तरह का, कितना हो गया, 9 हो गए, तो कृषि के क्षेत्र में आयात पर प्रतिबंध लगे और साथ के साथ निजी क्षेत्र व कॉरपोरेटीकरण, निजी निवेश भी बंद हो और जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेटाइजेशन,
यानी कि प्राइवेट कंपनियों का कृषि में ज्यादा जो एक हस्तक्षेप है ये भी बंद हो। ये कुछ मांगे किसानों की हैं। निश्चित तौर पे WTO वाली मांग सरकार नहीं मान सकती। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, भारत उसका हिस्सा है, भारत उससे ऐसे नहीं निकल सकता। WTO के आधार पर जहां पर भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है या फिर अन्यथा भी जहां पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये किसानों की मांग है कि भारत उन सबसे निकल जाए। अगर भारत ऐसा करेगा तो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। तो इसके अलावा प्राइवेट निवेश जो है ये थोड़ा सा एक रिग्रेसिव मांग है, पिछड़ी हुई मांग है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं मेरे से तो आप इस बात को जानते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में केवल सरकारी निवेश जो है वो पर्याप्त नहीं होता। वो जमाना अब चला गया जब सरकार केवल निवेश करेगी और उसके जरिए किसी क्षेत्र का, किसी सेक्टर का भला हो पाएगा। इनफैक्ट ये बात मानने वाली है कि निश्चित तौर पर हम ये भी इस बात को समझते हैं कि अगर सरकार जो है वो जब 1991 में आर्थिक सुधार हुए तो हर क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया कृषि के अलावा। अगर उस समय कृषि क्षेत्र में भी निवेश पर ध्यान दिया गया होता तो शायद कृषि की जो स्थिति अभी है वैसी नहीं होती। निश्चित तौर पे कृषि जो है वो पिछड़ी हुई है भारत में, लेकिन उस पिछड़ी हुई कृषि को आगे लाने का तरीका जो है वो कृषि में और पिछड़े हुए सरकार नियंत्रित माध्यम लगाना नहीं है। निजी निवेश एक अच्छी चीज है, निजी निवेश का स्वागत किया जाना चाहिए। उससे तकनीक आएगी, उससे धन आएगा, उससे अनुसंधान आएगा, लेकिन साथ के साथ छोटे किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जरूरत यह है कि सरकार और किसान आपस में मिलकर एक ऐसी समिति बनाएं, कुछ ऐसी बातचीत की प्रक्रिया स्थापित करें जिससे सरकार जो है वो अगर वास्तविकता में सच्चे अर्थों में कृषि का विकास करना चाहती है तो वो अपने कदम उठा पाए, और साथ के साथ किसानों को भी ऐसा लगे कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है और उनको उनकी जीवन की जो दशा है वो पहले से बेहतर होने वाली है। जब तक ये सामंजस्य नहीं बनता तब तक किसानों का ये विवाद जो है ये चलता रहेगा। तो इसमें कितना समय लगता है ये हम आने वाले समय में देख पाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। इस विवाद में, इस पूरे प्रोटेस्ट में आगे जो कुछ भी होगा आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जाने के पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उस पर लगी है बसंत पंचमी की सेल। AJ लाइव कोड लगा के 22,499 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग बैच जिसमें अभी 1-2 ही क्लास छूटी है आपकी, उस पे भी आप जुड़ सकते हो इसी दाम पर 22,499 पर। ये वाला बैच शाम को 6 बजे का है। याद रखिए ये सेल केवल कल तक है। अगर आपने कल तक एनरोल नहीं किया तो आपको 25,000 में पड़ेगा। इस सेल का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव क्लास मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। बेसिकली जो कुछ भी आपको यूपीएससी के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ मिलेगा। प्री क्वालिफाई करोगे अगर आप तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में रखेंगे, वहां आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ निःशुल्क होगा, कोई अतिरिक्त फीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो कम कीमत पर अभी आपको मिल रहा है कल तक, आप तुरंत जुड़ जाइए। 17 तारीख से बैच शुरू है, लेकिन सेल केवल कल तक है। परसों से आपको फिर 25,000 का मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को समग्र रूप से चालू रखिए। कोई अन्य प्रमुख समाचार आएगा तो वो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।